हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। डाटा अरेंजमेंट सीरीज़ के 11th वीडियो में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डाटा अरेंजमेंट और पजल्स एक्चुअली होते क्या है। हमने नेक्स्ट वीडियो में देखे उसके 7 टाइप्स और वो सातों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताई स्ट्रेटेजीज, ऐसी 6 स्ट्रेटेजी जो डाटा अरेंजमेंट के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को और किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को, कितना भी डिफिकल्ट हो, हम अपने कॉम्पिटिटर्स से कम टाइम में और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया रियल प्रैक्टिस, यानी कि रियल क्वेश्चंस देखे जो रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट किया हमने कंपैरिजन ऑफ रैंक्स के साथ। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए सीटिंग अरेंजमेंट के, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें आते ही हैं। उसके बाद हमने किया मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा अरेंजमेंट में। उसके बाद हमने देखा फैमिली ट्री अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे हम अगर फैमिली ट्री बना दें तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखे फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। तो फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस अरेंजमेंट क्वेश्चंस की और टीम सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस की। ये दोनों का मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में कम आते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि ये हम ना करें, क्योंकि ये आ भी सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी एग्ज़ाम में सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस की, जिससे कि ये क्वेश्चंस भी हम उसके ऊपर हमारा होल्ड बना दे और कुछ भी बाकी ना बच जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने बात की कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जहां पे आपको टीम सिलेक्ट करनी होती है सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस। ठीक है, अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या आता है, देखिए एक उसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के ऊपर। अब जनरली जो भी गेम्स या टूर्नामेंट्स खेली जाती है वो 2 टाइप के उसके फॉर्मेट्स रहते हैं। एक होता है राउंड रॉबिन लीग, यानी कि सब टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेलती है। इस टाइप का एक क्वेश्चंस मैंने किया था ट्रिक में, जो ट्रिक वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे वहाँ पे मैं करा चुका हूँ। दूसरा एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, जहाँ पे हारने वाली टीम टूर्नामेंट से हो जाती है बाहर। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चंस है। इसके अलावा फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन गेम्स में भी कोई अलग फॉर्मेट भी हो सकता है, या तो गेम्स के अलावा आउटसाइड कोई भी टाइप की अरेंजमेंट आपको पूछी जा सकती है। तो इसमें से कुछ एक एग्जाम्पल मैं आज लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा टीम सिलेक्शन, तो ये 3 एग्जाम्पल हम लेंगे। एक लेंगे जो गेम्स में हमारा बच गया नॉकआउट टूर्नामेंट वाला, वो टीम सिलेक्शन के हमने 2 क्वेश्चंस किए। एक हमने किया था वो ट्रिक वाले लेक्चर में, एक हमने किया था स्ट्रेटेजी वाले लेक्चर में। तो दोनों में मैंने एक एक क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो आज एक और क्वेश्चन हम उसका लेंगे, जिससे कि हमारा लेवल 1 टोटली क्लियर हो जाए। और गेम्स में भी जैसे मैंने बोला एक किया था, एक और मैं लूँगा, और एक लेंगे टोटली अलग, है ना। तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वहाँ पे वो चाहते हैं कि आपका माइंड उसका फॉर्मेट पकड़ सकता है कि नहीं, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। वापस यू नो द ड्रिल। अगर भाई आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए इसको पॉज, पूरा डाटा समझिए, और उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन है 1 to 4। यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर कीजिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे वापस पॉज करके उसको आंसर कर दीजिए। उसके बाद कर दीजिए थर्ड, और लास्ट में कर दीजिए 4th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ फॉर्मेट अलग है, जो मैंने बोला ना मिसलेनियस, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, आपका डाटा तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप पूरा इनोवेटिवली सोच पाए, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को समझने की क्षमता, एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और अगर भी आपको हिंदी वर्जन पसंद है तो यहाँ पे भी है, कर दीजिए इसको पॉज, कीजिए इसको सॉल्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पॉज करके वापस आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई बात नहीं,
और यहाँ पे आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। तो आई होप आपने पोस्ट करके चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे और आपको मज़ा भी आई होगी, है ना। कुछ अलग क्वेश्चन है, फिर ऐसे क्वेश्चन देखो पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी रेडी। MBA में आ सकते हैं, बैंक स्टाफ सिलेक्शन में यूजुअली चांसेस कम है, बट यू नेवर नो। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी और एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वी विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। और हमारे कॉम्पिटिटर के हिसाब से हम उसको ईजिली सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले तो स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रेटेजी तो वही रहती है, कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो रही। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। अब जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में आता है कि हर एक कुछ 5 बॉक्स है, उसके ऊपर कुछ लेबल लगा हुआ है और लेबल इस तरह से लगा हुआ है, ऐसा एक रेलेवेंट लेबल है जो उसके अंदर के कंटेंट को बताता है कि कौन सा कंटेंट है अंदर। जैसे जहाँ पे PP है तो वहाँ पे अंदर भी PP है, PP यानी 2 पिंस है ना, पिंस पिन, पिन पिन यानी 2 पिंस। तो लेबल जो है बहुत ही रेलेवेंट सा है, हम समझ पाए ऐसा है। तो जिसमें BB है भाई, उसके अंदर है 2 बॉल्स, BB बॉल बॉल, है ना। तो लेबल समझ के उसका कंटेंट पता चल जाता है। तो बहुत ही स्मार्ट से लेबल हमने लगाए हैं। CC यानी भाई क्लिप क्लिप, तो 2 क्लिप, पिन क्लिप है ना, PC पिन क्लिप, तो 1 पिन 1 क्लिप, 1 बॉल 1 क्लिप, तो कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स हम लेबल के ऊपर से उसके कंटेंट को पता कर सकते कि अंदर क्या है, ठीक है ना। लेबलिंग की है तो रेलेवेंट ही की होगी। अब होता क्या है, देखिए आगे क्या बोला है भाई। कोई बंदा क्या करता है, मिस्चीवियसली, है ना, कुछ मिस्चीफ करता है और हर एक लेबल को उस तरह से चेंज कर देता है कि कोई भी लेबल अपने अंदर की कंटेंट को सही नहीं बताता। समझ में आ रहा है। यानी भाई राहुल गांधी ने ऐसा कर, राहुल गांधी इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा और कौन करेगा भाई, समझ में आ रहा है। ऐसी मिस्चीफ कौन करेगा, कोई बच्चा ही करेगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो एनीवे, तो ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है ना। हर एक लेबल उसने उस तरह से चेंज किए कि कोई भी लेबल अब उसके अंदर के कंटेंट को सही नहीं बता रहा, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, ऑलराइट। अब उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले बोला है, पहला हमने बॉक्स वो खोला जिसके ऊपर था लेबल PP, ऑलराइट। उसके बाद हमने साथ में दूसरा बॉक्स वो खोला जिसका लेबल था PC। अब देखिए याद रखना, सब बदल गए, तो ऐसा नहीं कि 2 पिन और 1 पिन और 1 क्लिप खुले होंगे, अंदर तो कुछ और ही होगा, है ना, क्योंकि बदल जो चुका है उसने। क्लियर, ओके। अब बोला है जो 4 आइटम थी उसमें से हमने एक तो बोल था, 4 आइटम निकलेगी ना, हर एक बॉक्स में 2 चीज़ें हैं, तो 2 बॉक्स अगर आपने ओपन किए 4 आइटम्स निकलेगी, उसमें एक तो आपने देख लिया कि वो बॉल है, तो बाकी के लिए इसमें से कौन सी चीज़ पक्का सही बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यूजुअली स्टूडेंट क्या करेगा, ये जो क्वेश्चन है इसका एक जनरल पिटफॉल बताता हूँ। जनरल पिटफॉल यानी नॉर्मल कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने PP और PC ये दोनों अगर हमने बॉक्स ओपन किए हैं, क्योंकि वो बदल चुके हैं, तो PP और PC तो खुलेगा ही नहीं। स्टूडेंट ये मान लेता है कि ये 2 बॉक्स तो खुलेंगे ही नहीं, यानी कि या तो ये और ये 3 में से ही 2 बॉक्स ओपन अप हुए होंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि बदल जो दिए है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है। पर एनीवे, अगर मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली तो आपको सही लग रहा है ना कि यार सर ने बोला है कि सही कंटेंट तो बताता नहीं है, तो अगर PP और PC अगर ओपन अप किए हैं तो PP PC ओपन ही नहीं हुए होंगे और कोई भी 2 बॉक्स ओपन हुए होंगे जो कि बाकी के 3 बॉक्स में से हो सकते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है और उसके कारण हम शायद गलत आंसर दे पाए। अगर ये हमने सोचा, ऐसा सोचा, नहीं सोचना चाहिए था, पर अगर सोच लिया तो हम क्या करते देखते हैं। तो हम सोचते कि ऑलराइट, तो या तो भाई ये 2 बॉक्स होंगे BB CC, या तो CC BC, या तो BB BC। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक बॉल तो है, हाँ सीधी सी बात है, एक बॉल है तो या तो BB वाला या BC, दोनों में एक बॉल है, तो वो तो ओपन हुआ ही है, ठीक है। तो बाकी के लिए क्या बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अदर 3 आइटम्स विल नॉट कंटेन एनी क्लिप। ऐसा तो नहीं है भाई, बाकी के आइटम में क्लिप तो हो सकती है ना। यहाँ पे BC में भी है, CC में भी है क्लिप, तो हो सकती है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये वाला कैंसिल करेगा। फिर स्टूडेंट ये सोचेगा अदर 3 आइटम्स विल कंटेन एटलीस्ट 1 क्लिप, एटलीस्ट 1 क्लिप तो होगी। तो स्टूडेंट सोचेगा ये तो सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी 2 बॉक्स खुले, अगर BB और CC खुले तो भी क्लिप आ जाएगी CC में, CC और BC खुले तो दोनों में क्लिप है, और BB और BC ओपन हो जाए तो उसमें भी तो क्लिप है। तो ये स्टूडेंट सोचेगा कि अच्छा ये बात तो सही है ना। फिर तीसरा पढ़ते हैं कि अदर 3 आइटम्स विल नॉट कंटेन 2 पिंस। बाकी की जो 3 आइटम है उसमें पिंस विल नॉट कंटेन, विल नाउ
नॉट कंटेन 2 पिन, उसमें 2 पिन तो नहीं होगी। तो हम सोचते हैं अच्छा ये और ये, हाँ किसी में 2 पिन तो क्या एक भी पिन नहीं है ना। अदर 3 आइटम्स विल नॉट कंटेन 2 पिन्स, भाई हमने जो देखा उसमें तो पिन है ही नहीं। तो हम सोचेंगे हाँ ये भी सही है, तो ये भी सही कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी, है ना। लेकिन ये गलत है, और हम क्या सोचेंगे, अच्छा हमने तो बहुत स्मार्ट सोच लिया, पूरा सोच लिया, 2 आंसर सही थे और एक ऑप्शन भी था बी एंड सी, तो हमें लगता है बहुत पक्का सही करके आए। लेकिन गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है समझाता हूँ। आई थिंक ज़्यादातर में आप में से लोग समझ ही गए होंगे। देखिए कहाँ पे गड़बड़ है। ऐसा भी तो होने के लिए हो सकता है कि जब पीपी जो है उसके अंदर कंटेंट, यानी लेबल पीपी है, उसके अंदर कंटेंट पीपी नहीं हो सकता, पर पीसी तो हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? पीसी तो हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि पीसी नहीं हो सकता, पीसी जो ओपन किया उसमें शायद पीसी नहीं होगा, तो पीपी में पीपी नहीं होगा, पीसी में पीसी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि वो दोनों बॉक्स नहीं खुलेंगे। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पीपी ओपन किया उसमें पीसी था, पीसी ओपन किया उसमें पीपी था, दोनों भी ओपन हो सकते हैं। हमने किए पीपी और पीसी ओपन, और होने के लिए हो सकता है। वैसे हमें बोला है कि एक बॉल है, तो ऐसा पॉसिबल इस क्वेश्चन में नहीं है, पर समझने वाली बात ये थी कि 2 बॉक्स जब आप खोलते हो तो दोनों एक दूसरे के लेबल अगर चेंज किए और अगर आप ओपन अप कर दो तो चारों 4 सही आइटम भी निकल सकती है जब आप 2 कंबाइन खोलते हो। ठीक है, तो अब के लिए देखिए, पहला तो वैसे भी गलत था, अब ऑप्शन बदल गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि बीबी एंड पीपी ओपन अप हुए हो। समझ में आ रहा है? पीसी के अंदर शायद पीपी हो, होने के लिए हो सकता है। तो यानी कि कुछ भी ओपन अप हो सकता है। हाँ, एक बोल है, यानी कि बीबी और बीसी में से एक पक्का ओपन हुआ है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये वी कैन नॉट जीरो डाउन टू दिस 3 ऑप्शंस। समझ में आ रहा है? चौथा ऑप्शन भी हो सकता है कि पीपी और पीसी ये दोनों भी ओपन अप हो सकते हैं, क्योंकि पीपी के अंदर पीसी हो सकता है, पीसी के अंदर पीपी हो सकता है। क्लियर है? ये नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं सोचते और गलत आंसर दे बैठते। तो अब अगर हम सोचे कि अदर 3 आइटम्स कंटेन एटलीस्ट 1 क्लिप, तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि पहले 2 ओपन हुए हो। समझ में आ रहा है? पीपी के अंदर बीबी हो, बीबी के अंदर पीपी हो। समझ में आ रहा है? होने के लिए ऐसा भी हो सकता है ना, पीपी के अंदर भी बीबी हो और बीबी के अंदर पीपी हो। हमें तो क्या बोला, एटलीस्ट 1 क्लिप। कहाँ है भाई? कोई क्लिप है नहीं है, है ना। तो ये भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी ज़रूरी नहीं था। लास्ट ऑप्शन में क्या बोला था, अदर 3 आइटम्स विल नॉट कंटेन 2 पिन्स। होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे ही देखिए, ये रही 2 पिन्स, इसी ऑप्शन में होने के लिए हो सकता है। क्लियर है? इसलिए आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। फाइन। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। पहला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड था, थोड़ा समझना ज़रूरी था, है ना। ऑल राइट, चलिए चलते सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए डाटा तो सेम ही है, वापस राहुल गांधी ने ये चीज़ कर दी है, हरकत, है ना। अच्छा चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। ये बोल रहा है कि फर्स्ट बॉक्स जो है जिसमें बीसी लेबल लगा हुआ है, उसको ओपन किया और पता चला उसमें एक तो बॉल है। अब देखिए बीसी में कंटेंट में बीसी तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ चेंज कर दिया है, तो बीसी नहीं होगा। तो उसके अलावा किस में एक बॉल हो सकता है? बीबी। तो इसका मतलब बीसी के अंदर बीबी ही है, और तो कोई तरीका है ही नहीं। गलत भी होना चाहिए और एक बॉल भी होना चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज बीबी, यानी कि 2 बॉल्स इन द लेबल बीसी बॉक्स। ठीक है, अब हम सोचते तो इसमें से क्या पक्का सही है। तो सिंपल है, एक बॉल है तो दूसरा भी बॉल होना ज़रूरी है। तो बीसी में भी अगर एक बॉल है तो वो बीबी ही है, यानी एक बॉल है तो दूसरा भी पक्का बॉल होगा, यानी कि द अदर आइटम विल ऑल्सो बी ए बॉल। सिंपल है। चलिए आगे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो लड़का आपके कान में बोल के जाता है कि चलिए बॉक्स पीसी जो है उसमें ना कोई पिन है ना कोई क्लिप है, यानी नाम है पीसी, पर उसके अंदर उस तरह से चेंज किया है कि ना कोई पिन है ना कोई क्लिप है। ऑल राइट, देखिए ना कोई पिन है ना कोई क्लिप है, ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? क्लिप है, क्लिप है, क्लिप है, पिन है। तो एक बीबी एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, पीसी के अंदर कंटेंट क्या होगा? बीबी, है ना। समझ में आ रहा है? ये लेबल है, ये उसका कंटेंट है। समझ में आ रहा है? तो पीसी के अंदर बोला है ना कोई पिन है ना कोई क्लिप है, तो एक ही तरीका है भाई, दोनों बीबी होंगे। फिर आगे भी बोला है कि बॉक्स पीपी के अंदर ना कोई पिन है, ओके, पीपी के अंदर पिन नहीं है, और आगे ये तो सीधा बोल दिया है कि सीसी के अंदर एक क्लिप है एक बॉल है। तो ये तो सीधा सिंपल है, एक क्लिप एक बॉल है, यानी सीसी के अंदर एक क्लिप एक बॉल यानी बीसी है ना। ऑल राइट, तो ये भी पता चल गया। और जो बीच में बोला था कि पीपी के अंदर कोई भी पिन नहीं है, तो ये पीपी के अंदर कंटेंट में अगर कोई भी पिन नहीं है तो हो क्या सकता है, वो सोचते हैं।
5 बॉक्स थे, है ना। पीपी के अंदर पीपी तो होगा नहीं, वैसे भी कोई पिन नहीं है तो पीपी नहीं होगा। बीसी और बीबी चले गए, देखिए पीपी हो नहीं सकता, बीसी और बीबी और किसी बॉक्स में, यानी ये बीसी भी ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, बीबी भी नहीं है, तो पीपी में क्या पॉसिबल है, सीसी या तो पीसी। लेकिन हमें क्या बोला है, कोई भी पिन नहीं है, कोई पिन है ही नहीं, तो पीसी भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा भाई सीसी। ठीक है, तो इतना हमें पता चल रहा है कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, बाय वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, इतना तो पता चल रहा है। उसके बाद बोला है अगर बाकी बॉक्स में से एक बॉक्स ओपन किया जाए तो क्या पक्का सही है। बाकी बॉक्स में से एक बॉक्स, बाकी बॉक्स में से एक बॉक्स यानी कौन से बचे वो अब सोच रहे हैं। देखिए पीपी एक तो बाकी है, यानी लेबल नहीं, जिसका कंटेंट पीपी हो, समझ में आ रहा है, लेबल नहीं, हमारे पास ये 3 कंटेंट आ चुके हैं। इसके बाकी के जो 2 बॉक्स होंगे उसमें सीसी, बीसी या बीबी नहीं होगा, तो सीसी नहीं होगा, बीबी नहीं होगा, बीसी नहीं होगा, यानी यही जो है पीपी या पीसी उसी में से कोई होना चाहिए। क्लियर है। तो अब सोचते हैं क्या हम पक्का बोल सकते हैं, इट विल हैव एटलीस्ट 1 क्लिप। ये अब देखिए अगर ये ओपन हुआ तो हाँ, पर ये ओपन हुआ तो दोनों पीबी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। इट विल हैव एटलीस्ट 1 पिन, अच्छा यहाँ पे क्लिप बोला था, यहाँ पिन बोला है। देखिए ये ओपन करो या ये ओपन करो, पीपी या पीसी दोनों में एटलीस्ट एक पिन तो है ही है ना, तो ये बात पक्की सही है। तो आपका आंसर बी। अब दूसरे देखने की ज़रूरत है क्या, कोई ऑप्शन कंबाइन वाले तो है नहीं कि बी एंड सी या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया सीधा बी। ठीक है, तो इस तरह से सोचना है। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, वापस वही डाटा तो है, आगे हम बढ़ते हैं। तो बोला है कि पीपी में 2 क्लिप्स है, ओके, तो यहाँ पे पीपी का कंटेंट 2C सीसी है, 2 क्लिप्स है। सीसी के अंदर 2 पिन है, तो सीसी के अंदर पीपी है ना, ओके। और बीबी के अंदर एटलीस्ट 1 बॉल है। अगर बीबी के अंदर बॉल है तो बॉल वाला तो एक ही ऑप्शन है, या तो बीबी या बीसी, खुद तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने बदल जो दिए है, तो हमें लगना पड़ेगा भाई बीबी के अंदर है बीसी, है ना। अब देखिए बचे कौन, सीसी आ गया, बीसी आ गया, पीपी आ गया, बचे कौन है, बीबी और पीसी, यही बचे हैं। अब पीसी में पीसी तो नहीं आ सकता क्योंकि सब बदल जो दिए है, तो पीसी में अगर पीसी नहीं हो सकता तो बचा एक ही है बीबी, तो पीसी में होगा भाई बीबी, और जो बाकी बच गया, अब एक ही बचा है ना पीसी खुद, पीसी इधर कंटेंट में नहीं आया तो बीसी में होगा पीसी, है ना, सिंपल है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके सब आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी नॉट ट्रू, देखना नॉट ट्रू, ओके। बॉक्स पीसी कंटेन्स 2 बॉल्स, पीसी में 2 बॉल्स है, पीसी में 2 बॉल्स है, तो ये सही बात है, तो सही मत कर देना, हमें वो नहीं ढूंढना कौन सा सही कौन सा गलत है, वो देखना क्या पूछा है ना, नॉट ट्रू, ये थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हाँ है टिक करके चलो हो गया हमारा आंसर, ऐसा ना करना, मत कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बीबी कंटेन्स 1 क्लिप, बीबी में हाँ एक क्लिप है, तो ये भी सही है, तो अपना आंसर नहीं है, हमें रॉन्ग वाला ढूंढना है। बीसी कंटेन्स 2 बॉल्स, बीसी में 2 बॉल नहीं है, तो ये गलत है, गलत है तो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें ढूंढना है कौन सा सही नहीं है, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 कोई मल्टीपल ऑप्शंस तो है नहीं कि अच्छा सी एंड डी आर ट्रू, ऐसा कोई है ना, सब अलग अलग है, एक आंसर हमें मिल गया, बात खत्म हो गई। क्लियर है। सो आर यू गेटिंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एंजॉय किया होगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल था, लेवल 1 ही था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पर मुझे क्या चाहिए था कि आप अलग टाइप का ही कुछ डाटा आ जाए एग्जाम में, तो आप इनोवेटिवली उसको समझ सकते हो कि नहीं, आपका माइंड क्या बंधा हुआ है ना। मैंने पूरी ट्राई की है आपके माइंड को फ्री रखने की, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर हमें फंसना नहीं है, हमारा माइंड किसी भी तरह चलना चाहिए। क्लियर विद दिस, ऑलराइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी गेम और टूर्नामेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला राउंड रोबिन टाइप का क्वेश्चन, जो राउंड रोबिन टूर्नामेंट होता है जहाँ पे हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलती है, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ट्रिक वाले लेक्चर में, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट वाली, जिससे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन एक एक हो जाए, ठीक है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन देखिए वापस, यू नो द ड्रिल। अगर आपको इंग्लिश वर्जन अच्छा लगता है तो यहाँ पे कर लीजिए पॉज। वापस यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, 5th 6th, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है ना, पोज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। 7th 8th
पोज करना है बस, ऊपर का तो डाटा सेम है तो फिर आप आंसर दे सकते हो। और 9th, ठीक है। और अगर भी आपको हिंदी वर्जन पसंद है तो यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे इसको आप कर दीजिए पोज, कर दीजिए आप इसका 5th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद भी डाटा सेम ही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन का आंसर, 7th, 8th एंड 9th, ठीक है। तो भाई बारी बारी पोज करके आपको आंसर देने हैं, जिससे कि भाई आपका माइंड इसका आंसर दे पाए, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी कतई नहीं है कि आप जस्ट देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इससे आपको सीखने कुछ नहीं मिलेगा। पहले सोचोगे, समझोगे, कहीं पे अगर गलती भी होगी, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, पर अगर गलती भी होगी तो बाद में जब देखोगे ना तो समझ में ज़्यादा आएगा, जब खुद गलती करोगे और समझोगे तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो डाटा है ये देख के पहले तो पता होना चाहिए। देखिए अगर आप टेनिस देखते हो ना, टेनिस में ये नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत ही यूजुअली होता है, ठीक है। जैसे विंबलडन हो गया, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, बाकी टूर्नामेंट्स भी, ठीक है। पर एटलीस्ट आप अगर ग्रैंड स्लैम देखते हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन वगैरह, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा फॉर्मेट हर एक टूर्नामेंट में होता है, ठीक है। तो अगर वो पता है तो क्या है, आपका टाइम बच जाता है। आप जैसा पढ़ लिया आपको दिमाग में फिट हो गया। पर वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। देखिए पहले राउंड में क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे बोला है 64 प्लेयर्स हैं, तो खेलते कैसे, यहाँ पे देखिए 1 and 64, यानी इसमें क्या देते हैं कि जो पहला रैंक है ना उसको बेनिफिट मिलेगा कि अगले टूर्नामेंट में अगर आप अभी तक के नंबर 1 हो तो आपको चांस मिल रहा है कि सबसे लास्ट वाले प्लेयर से खेल लो, जिससे सबसे इजी मैच हो जाए और आप फटाफट नेक्स्ट राउंड में आ जाओ जीतने के बाद, है ना। तो फर्स्ट को लास्ट से खेलना है, सेकंड को सेकंड लास्ट से यानी कि 63rd से खेलना है, थर्ड को थर्ड लास्ट से यानी कि 62 से खेलना है। समझ में आ रहा है? ये होता है भाई, ये इस तरह से। तो ऑब्वियसली लास्ट मैच किसका होगा, 1 2 3 आधे 32 और 33 का मैच लास्ट होगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया ही है, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने ये पढ़ा है तो यू नो, उसके बाद भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने पहले देखा हुआ है ना इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो फटाक से पता चल जाता है, ठीक है। और इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हमें ये फॉर्मेट दिमाग में हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्लियर है ना। तो ऐसी कितनी मैच होगी भाई, 32 मैच होगी, है ना। 64 प्लेयर्स है, एक मैच में 2 प्लेयर्स, आधे मैच होंगे 32। अब इसमें से जो जीत गए, मान लो इसमें 1 जीत गया, इसमें 2 जीत गया, इसमें 3, तो 32 रैंक बनी ना। तो अब टॉप 32 हो गए तो वापस दूसरा राउंड चालू करेंगे। उसमें क्या करेंगे भाई, 1 and 32 खेलेगा, वापस फर्स्ट को फायदा है ना। सेकंड and 31 खेलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें आप सोचते हो सर अगर इसमें 63 जीत गया होता तो ये दोनों में से जो जीता वो अब सेकंड हो गया। अगर सेकंड ही जीता है तो वो सेकंड है, पर अगर मान लो 63 जीत गया तो अब वो, क्योंकि उसने सेकंड को हराया तो उसका रैंक अब सेकंड हो गया, तो अब उसको चांस मिलेगा पीछे वाले से खेलने का, यानी 31 से। अब वो 31 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो 31 ही हो। 31 किसके साथ खेलेगा, 34 के साथ खेला होगा, है ना, इसके पहले वाला मैच। 31 और 34 उसमें से जो अगर 31 ही जीता है तो उसका रैंक तो 31 है ही, पर 31 और 34 में अगर 34 जीत गया तो उसका रैंक 31 उस टूर्नामेंट के लिए हो गया। वो अपने आप लाइफ टाइम का कोई नंबर 1 को हरा के नंबर 1 नहीं बन जाएगा सीधा, है ना। पर उस टूर्नामेंट में अब उसका रैंक हो गया 1, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली इस तरह चलते लास्ट में, क्योंकि 32 टीम है तो 16 and 17 लास्ट खेलेगी, है ना। तो ऐसे 2 राउंड हो गए। अब वापस टॉप 16 हमारे हाथ में आ गए ना, टॉप 16। अब जो 16 है उसमें 1 and 16 खेलेंगे। ये तीसरा राउंड होगा इस तरह से, है ना। 1 and 16, 2 and 15, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ यू नो द ड्रिल, है ना। 8 and 9, है ना। ये अब समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से जो लास्ट में फाइनल जीत जाएगा वो आपका विनर है। क्योंकि 64 है तो 64 में से 32, 32 में से 16, 16 में से 8, 8 में से 4, 4 में से 2, 2 में से 1 हो गया आपका विनर, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये डाटा पढ़ने के ऊपर से मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट में कितने स्टेजेस यानी राउंड्स हुए हैं। जैसे हमने बात की ना, जैसे 64 प्लेयर्स हैं, पहले राउंड में हुए होंगे 32 मैच, उसमें से जीते होंगे 32 प्लेयर्स। उसके बीच में फिर सेकंड स्टेज जो हमने बात की ना, सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, तो कितने राउंड्स हुए होंगे। देखिए नॉर्मली
अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो आप पूरा करोगे, आप शायद ऐसा सोचोगे कि अच्छा पहले मैच में पहले राउंड में 64 प्लेयर्स थे तो 32 मैचेस हुए होंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड में 32 प्लेयर्स खेले होंगे, क्योंकि 32 जो जीत गए वो खेलेंगे। फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर एक कभी खेलेगा नहीं, एक जो जीत गया वो फिर चैंपियन है। तो कितने राउंड्स हुए भाई? पहला राउंड जिसमें कि 64 टीम्स खेली, या टीम्स या तो 64 प्लेयर्स खेले। दूसरा जिसमें 32 प्लेयर्स खेले, है ना, 16, 8, 4 और 2 फाइनल में 2 खेले होंगे, वो लास्ट राउंड होगा। तो कितने राउंड्स हुए? 6 राउंड हुए। लेकिन ये पूरा गिनने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये समझते ना कि देखिए अगर 2 प्लेयर्स होते तो 2 की 1 पावर 1 राउंड होता, 4 प्लेयर्स होते तो एक यहाँ पे 4 और 2 राउंड्स होते, तो 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 की कितनी पावर उतने राउंड्स। समझ में आ रहा है? जितने प्लेयर्स होंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बोलते 256 प्लेयर्स थे, तो आपको फिर पूरा ये करना नहीं है। समझ में आ रहा है? 2 की कितनी पावर 256 होती है वही ढूंढना है। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पे 8 आएगा आंसर, है ना। 2 की 8 पावर होती है 256। यहाँ पे 2 की कितनी पावर 64 होती है। 2 की कितनी पावर 64? 6 पावर। तो बस आपका आंसर है 6। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये अगर आप पहली बार कर रहे हो तो शायद इस तरह करोगे, बट नेक्स्ट टाइम हमारा माइंड नॉकआउट टूर्नामेंट अगर ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो इतना शॉर्टकट तो ढूंढ ही लेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए टूर्नामेंट में। पहले बोले राउंड, वो तो हमें पता चल गया 6 राउंड्स। अब देखिए यहाँ पे भी हम ढूंढ सकते कितने मैचेस हुए होंगे, क्योंकि पहले 64 प्लेयर्स थे तो 32 मैच हुए होंगे, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अच्छा पहले 64 प्लेयर्स थे तो 32 यहाँ पे ही बना देता हूँ, फिर 32 मैच हुए होंगे, फिर 32 मैच में 32 जीते होंगे, तो फिर वो 32 के बीच में 16 मैच होंगे नेक्स्ट राउंड में। तो 32, 16, बाद में 8, 4, 2 और लास्ट में फाइनल में 1 मैच। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। हर एक का टोटल कर दो तो आपका आंसर। लेकिन देखिए वापस अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नॉकआउट टूर्नामेंट में समझने वाली बात ये है कि अगर कोई बंदा हारता है या कोई टीम हारती है तो वो टीम टूर्नामेंट से बाहर, इसीलिए तो बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है। अब विनर कितने होते हैं? एक ही विनर होता है ना। तो 64 में से एक विनर है, यानी कि वो कभी भी नहीं हारा। दैट मीन्स बाकी के 60 प्लेयर्स हार चुके हैं। एक मैच में एक ही बंदा हारता है, तो 63 प्लेयर्स को हारने के लिए 63 मैचेस चाहिए। सिंपल सा फंडा है ना। तो वापस नेक्स्ट टाइम अगर आपको पूछ ले कि भाई 512 प्लेयर का नॉकआउट टूर्नामेंट था, कितने मैचेस की ज़रूरत पड़ेगी? 511। एक जीतेगा, बाकी 511, है ना। सिंपल है। तो यहाँ पे भी देखिए आप टोटल करोगे ना, 64 - 1 63 आपका आंसर, और इसका टोटल भी कर दो 32, 16, 48, 8, 56, 4, 60, 62, 63। बात वही है ना। पर हमें ये पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है? हम सीधा डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? मैं नॉकआउट टूर्नामेंट का आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी रेलेवेंस है वो भी हम कर रहे हैं कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो हम पूरी मेहनत करके भी एटलीस्ट आंसर तो दे ही सकते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। फिर लोवेस्ट सीड प्लेयर, इस टूर्नामेंट में सबसे घटिया जिसका रैंक है ना, सबसे घटिया रैंक, और फिर भी वो जीत जाए विदाउट कोजिंग एनी अपसेट। अपसेट क्या होता है? उलटफेर। अपसेट क्या होता है? जैसे मान लो जैसे पहला मैच हमने बात किया 1 और 64 के बीच में था, अगर उसमें 64th रैंक वाला बंदा जीत जाए तो वो उसने किया उलटफेर। कम रैंक वाला जब उससे ज़्यादा रैंक वाले को हराता है उसको बोलते हैं उलटफेर, है ना। तो ऐसे उलटफेर किए बगैर भी जीत जाए पूरा टूर्नामेंट, ऐसा बंदा कौन सा हो सकता है? 64 में से कौन से नंबर का बंदा विदाउट उलटफेर और सबसे कम से कम रैंक वाला फिर भी वो जीत जाए? अब देखिए थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ठीक है। ऑप्शन से नहीं जाना। जैसे ये क्वेश्चन आता है, मैं 1 सेकेंड में मेरे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको स्ट्राइक होगा। देखिए फॉर्मेट तो हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो समझने वाली बात यह है कि पहले राउंड में कितने मैचेस होंगे? 32 मैच होंगे, है ना। 64 प्लेयर से 32 मैच होंगे। पहला खेलेगा 64 के साथ, हमने ये बात की थी, पहला 64 के साथ, दूसरा 63 के साथ, इस तरह चलते 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 32, 33 के साथ 32 मैच होंगे। ये हमें पता है ना। ये फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। इसमें सबसे कम रैंक हो और फिर भी कोई उसको उलटफेर ना करना पड़े।
अब देखिए, अगर 64 को जीतना है तो उसको उलटफेर करना ही पड़ेगा, पहले ही मैच में उलटफेर करना पड़ेगा। 63 को जीतना है तो उसको भी उलटफेर करना पड़ेगा। तो सबसे क्लोज दोनों रैंक कहाँ पे आए? सबसे नीचे। यहाँ पे अगर ये 32 जीत जाता है तो उसने कुछ उलटफेर किया? नहीं किया। समझ में आ रहा है? बाकी तो कोई भी प्लेयर है वो उसने उलटफेर करना ही पड़ेगा 33 से लेके। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सब अपने से ज़्यादा अच्छे रैंक वाले के साथ खेल रहे हैं पहला ही राउंड। अगर उनको जीतना है तो उलटफेर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 दिख रहा है, वो जीत सकता है। कैसे? तो उसको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, देखिए अगर 32 को जीतना है तो 31 अपसेट्स चाहिए, सीधी सी बात है ना। 32 को अगर फर्स्ट नंबर बनना है, जीतना है, तो उसके ऊपर वाले 31 नंबर को हारना ज़रूरी है। पर हमें क्या बोला? अपसेट नहीं बोले। कितने अपसेट? जो उसने नहीं किए। तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना बाकियों से कि बाकी लोग अपसेट कर लो ना। वो एक्सपेक्ट करेगा 64 से लेके 34 तक के प्लेयर, पहले जो 31 मैचेस होंगे, बोलेगा उसमें सब उलटफेर हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। पहला वाला बंदा 64 से हार जाए, दूसरा वाला 63 से, उसके पहले 31 वाला 34 से, सब उलटफेर हो गए। अब जो जीते हैं, जो लोग जीते हैं वो 34 से लेके 64 है, उसके अलावा तो उसको अब कोई उलटफेर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो 32 वाला सोचेगा बाकी 31 मैचेस में हो जाए अपसेट, फिर तो वही फर्स्ट हो गया रैंक के हिसाब से। बाकी सब उसके कम रैंक वाले भले उसके आगे चले गए ये टूर्नामेंट में, पर अब वो जीत सकता है, वो कोई अपसेट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए सीट 32। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सीट 9 फाइनल में पहुंच रहा है तो नीचे में से कौन सा उसके सामने फाइनलिस्ट हो सकता है? हो सकता है, होगा ही होगा, पक्का तो कोई नहीं बोल सकते ना। कोई भी खेल सकता है, कोई भी अच्छा खेल सकता है। पर एक चीज़ पक्का है कि 9 वाले के सामने, अगर 9 फाइनल में पहुंचा है ना, नंबर 9, तो उसके सामने जो जो आए होंगे वो पक्का हारे हैं। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या कोई ऐसा है कि जो उसके सामने आया हो? ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, सबसे पहली चीज़, पहले राउंड में कौन खेलते हैं? हमने वापस यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ। पहले राउंड में 1 तो 64, 2 तो 63, 32 तो 33, है ना। ये हमने किया है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो देखिए टोटल ऑब्वियसली 65 होगा, है ना। तो पहले राउंड में 9 किससे खेलेगा? टोटल 65 करना है, 56 से। 56 जीत सकता है क्या? 9 ही जीतेगा, क्योंकि वो फाइनल में आया है। तो ये तो हार गया, ये फाइनल में कैसे पहुंचेगा, है ना। तो 56 तो कभी भी फाइनल में नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरे राउंड में कितने प्लेयर्स बच जाते हैं? 32, है ना। उसमें कौन खेलता है भाई? 1 तो 32, 2 तो 31, टोटल कितना होता है? 33। किसी भी तरह देख लो। तो 9 किसके साथ खेलेगा? टोटल 33, यानी 9 प्लस कितना? 33, 24। 9 का मैच 24 नंबर के साथ आएगा। और अगर वो 9 फाइनल में आए तो 9 जीत ही चुका है, तो 24 वाला रैंक उसके सामने आ सकता है फाइनल में? नहीं, वो तो उसके सामने सेकेंड राउंड में ही हार गया। ये फर्स्ट राउंड में हार गया, ये सेकेंड राउंड में हार गया, है ना। अब थर्ड राउंड की बात करते हैं। तो अब कितने बचे? 64 में से 32 हो गए थे, 32 में से 16 हो गए होंगे। थर्ड राउंड के लिए 16 प्लेयर्स खेलेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये 16 प्लेयर में कौन कौन खेलेगा भाई? 1 तो 15, 2 तो 14। ये सब लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप तो सीधा ही देखोगे ना, 1 15 यानी टोटल 16 होना चाहिए। टोटल समझ में आ रहा है? अरे 1 16, सॉरी, 1 तो 16, है ना, 2 तो 15, सॉरी, टोटल 17 होना चाहिए। सॉरी अबाउट दिस, है ना। 16 प्लेयर्स थे ना, तो 1 तो 16, 2 तो 15, ठीक है। टोटल 17 होने चाहिए। तो अब 9 किसके साथ खेलेगा? तीसरे राउंड में 9, टोटल 17 होना चाहिए, 8 के साथ खेलेगा। तो अब अगर 9 फाइनल में पहुंचा है तो उसको उलटफेर करना पड़ेगा, है ना। उसको 8 को हराना पड़ेगा, तो उसका रैंक आगे वाले राउंड के लिए नंबर 8 हो जाएगा। पर 9 हरा के अब 8 बन जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से 11, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचा 11, या तो वो आपका आंसर है उसके सामने। अगर वो हार जाता है फाइनल से पहले तो वो भी फाइनल में नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज आपका आंसर। पर अगर वो फाइनल से पहले 9 से नहीं हारता तो वो जीत सकता है और फाइनल में पहुंच सकता है। सिंपल सा फंडा है ना। तो हम देखते हैं अब 11 के मैचेस किसके साथ आएंगे। 11 टोटल 17 करना है ना, 6 से खेलेगा, तो उसको भी उलटफेर करना पड़ेगा। अगर फाइनल में आना है तो उसको जीतना पड़ेगा। तो 11 यानी 6, 9 यानी 8 अगले राउंड के लिए, जब 8 प्लेयर्स बचेंगे तब 8 किसके साथ खेलेगा? 1 और 8, है ना। तो ये खेलेगा 1 के साथ, यानी टोटल 9। ये किसके साथ खेलेगा? टोटल 9 यानी 3 के साथ। अब ये दोनों को अगर फाइनल में आना है तो जीतना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 3। अब 4 ही बचे, 1 2 3 4 4 बचे। अब हमारा 9 नंबर 1 है और हमारा 11 नंबर 3 है। टॉप 4 की मैच चल रहे हैं, किसके साथ होगा? 1 और 4। तो ये 1 तो भाई 4 के साथ होगा, 2 एंड 3 तो 2 के साथ खेलेगा। तो ये वापस दोनों जीत सकते हैं। तो जब दोनों जीत जाएंगे तो 1 और 3 का फाइनल होगा। 1 यानी कौन था अपना? नंबर 9। 3 यानी कौन था? नंबर 11। तो उसका फाइनल पॉसिबल है। तो आपका आंसर ये समझ में आ रहा है। अगर इससे पहले भी अगर ये दोनों भिड़ गए होते फाइनल से पहले तो वापस 11 नहीं आ सकता, क्योंकि 9 फाइनल में आया है, वही जीता होगा। पर अभी तक 9 और 11 का कोई मैच नहीं आया। दैट मीन्स दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना? सो आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन टफ होते भाई, पूरे सेट में एक आध, बाकी सब इजी थे ना। कितने मैचेस थे, कितने राउंड्स थे, बहुत इजी थे। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर एक बार जब किया होगा ना ये नॉकआउट टूर्नामेंट टाइप का, तो नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर नंबर 15 को ये टूर्नामेंट जीतना है तो मिनिमम कितने अपसेट उसको करने पे? अगर नंबर 15 को टूर्नामेंट जीतने हैं तो वो टूर्नामेंट में मिनिमम 14 अपसेट ज़रूरी है। 1 से 14 को कहीं ना कहीं हारना पड़ेगा, है ना। और 15 के बाद हो सकता है भाई, कोई बार ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 14 ही अपसेट, है ना। पर 15 के ऊपर 14 लोग को हारना तो ज़रूरी है। 1 से 14 रैंक को हारना ज़रूरी है। हो सकता है कई बार ऐसा बन सकता है कि एक वाला 14 को हरा दे, तो वो अपसेट नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि 14 अपसेट ज़रूरी है, पर 14 टीम को हारना ज़रूरी पक्का है। तो लेकिन 15 को नहीं करने, ऐसा बोले ना, अपसेट कोच बाही उस वो नहीं करे। तो हो सकता है ना 14 अपसेट और कोई कर ले। हमने देखा था इवन 32 नंबर भी विदाउट डूइंग एनी अपसेट, कोई उलट फेर के बगैर, खुद किए बगैर 32 नंबर भी जीत सकता है। तो अगर 32 नंबर जीत सकता है तो समझ में आ रहा है ना। तो फिर 15 क्यों नहीं जीत सकता? उसको भी कोई उलटफेर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग अपने आप दूसरों से हार सकते हैं। 1 से 14 नंबर वाले, हो सकता है जो पीछे के रैंक वाले हो 64 वगैरह, उससे हार जाए। तो फिर 15 को कोई अपसेट की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपका आंसर कोई अपसेट करने की ज़रूरत नहीं, यानी 0, यानी कि नन ऑफ दिस। क्लियर विद दिस? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। हमारे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं भाई, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट का फॉर्मेट थोड़ा क्लियर होगा तो आंसर हम इजीली दे पाएंगे। और देखिए नहीं भी हो तो वहाँ पे उन्होंने डाटा इनफ दिया था जिससे कि हम समझ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट हम कर सकते थे। क्लियर है ना? ऑल राइट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेज के ऊपर। देखिए हमने गेम्स के सब क्वेश्चन कर दिए। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, गेम्स में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है राउंड रोबिन लीग, जहाँ पे सब टीम हर एक टीम के साथ खेलती है। ये क्वेश्चन मैंने किया था ट्रिक वाले लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर था, ठीक है। वहाँ पे हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। और दूसरा क्वेश्चन नॉकआउट टूर्नामेंट, वो आज देखा। तो गेम्स टूर्नामेंट टाइप के बेसिक क्वेश्चंस क्लियर है। फिर जो मिससेलेनियस कैटेगरी में और कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए मैंने वो लेबल वाला क्वेश्चन लिया, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए कि कोई भी अलग टाइप का डाटा हो वहाँ पे भी हमारा माइंड चल सकता है, ठीक है। ऑल राइट, और अब बारी आती है एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन की, जो कि है सिलेक्शन टाइप का क्वेश्चन। तो ये सिलेक्शन टाइप के क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। एक मैंने वापस जो सेकंड लेक्चर था इस सीरीज़ में, ट्रिक्स वाला क्वेश्चन, मेथड वाला क्वेश्चन, जिसमें हम 7 टाइप्स के मेथड किए थे, उसमें मिससेलेनियस में मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। सॉरी, मिससेलेनियस से पहले टीम सिलेक्शन में मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका बेसिक क्वेश्चन। उसी तरह से एक और बेसिक क्वेश्चन किया था हमने स्ट्रेटेजी में, जहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा था सिंबल्स बनाना, है ना, क्योंकि इसमें हम सिंबल्स बनाते हैं, इसमें जो डाटा होता है उसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फाइन, तो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं जो दोनों इजी थे। ये भी इजी है, उनसे थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्योंकि अब लेवल 1 का जो हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल बनता है वो क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो पूरा डाटा अरेंजमेंट का लेवल 1 कंप्लीट, ठीक है। 11 लेक्चर में हम पूरा डाटा अरेंजमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लेवल 1 का। लेवल 2 बाद में कभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को वापस आपको पता है, अगर आपको पहले आपको करना है तो यहाँ पे पोस्ट करके दे दीजिए इसके आंसर। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए भाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, पोस्ट कर लीजिए और ये सब क्वेश्चन के कर दीजिए आंसर, ठीक है।
तो होपफुली हो ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। मैंने वो डाटा हटा दिया है क्वेश्चंस वगैरह, सिर्फ पहले डाटा के ऊपर से समझते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डाटा को समझना, जो कंडीशंस दी है उसको समझना और उसको सिंबलिकली, क्योंकि पूरा डाटा बाद में हम नहीं पढ़ते जाएंगे हर वक्त, उसके एक सिंबल्स बना देने जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए ईजी हो जाए उसके गो थ्रू करना, है ना, पूरा सेंटेंस वापस नहीं पढ़ना पड़े। ऑलराइट, देखते हैं। देखिए, इनमें से दो को ही लेना है एग्जैक्टली, यानी दो को लेना है और दो को नहीं लेना है टीम में। तो हम कर लेंगे इस तरह, E J I C, दो ऐसा लिख सकते हैं। इसका सिंबल हो गया कि इस चार में से दो को ही लेना है, दो को नहीं लेना है। सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट, F अगर सिलेक्ट होता है तो J नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि F या J में से एक होना है, हाँ या ना? ना, ऐसा नहीं हुआ। देखिए समझने वाली बात है, F या J में से एक होना है, क्या पता कोई भी ना हो। तो सब चीज़ों को समझो। हमें बोला है F अगर सिलेक्ट होता है तो J नहीं हो सकता, पर दोनों नहीं हो सकते ऐसा भी तो पॉसिबल है। हाँ, दोनों साथ में नहीं हो सकते, यानी दोनों नहीं हो सकते तो 0 या 1, दोनों साथ में नहीं हो सकते, 0 या 1। क्लियर है? तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि A और C में से एग्जैक्टली 1 लेना है, यानी एक लेना है तो एक को नहीं भी लेना है ना? एक लेना है तो एक को नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बोला है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, A अगर सिलेक्ट नहीं होता तो E भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये लैंग्वेज जो होती है ना उसको समझना ज़रूर होता है। A अगर सिलेक्ट नहीं होता तो E भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि E अकेला कभी भी नहीं आएगा। E आएगा तो A भी आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको मैरिज करना है, बीवी चाहिए, तो यहाँ साला फ्री में मिल रहा है, लेकिन वो लेना ही पड़ेगा भाई, साले के बगैर बीवी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ऐसी कोई कंडीशन है। तो यहाँ पे समझिए वापस, तो इसको हम ऐसे लिख देते ना, E अगर E चाहिए, समझ में आ रहा है? E कैन नॉट बी सिलेक्टेड विदाउट है, समझ में आ रहा है इसका नॉर्मल मीनिंग? तो E चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए, देन A एंड D। अगर E लेना है ना भाई, तो A एंड D दोनों को लेना पड़ेगा। क्लियर है फंडा, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट वाला डाटा को कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला है, अगर और अगर सिर्फ G सिलेक्ट होता है तो ही D सिलेक्ट नहीं हो सकता, बाकी तो D को सिलेक्ट करना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई G या D में से एग्जैक्टली एक को ही लेना है, दोनों नहीं आ सकते और 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि G सिलेक्ट होगा तो ही D सिलेक्ट नहीं होगा, यानी तो नहीं होगा D सिलेक्ट, यानी दो में से एक ही हुआ ना, और नहीं होगा तो D सिलेक्ट होगा, तो दो में से एक तो आ ही गया, तो दो में से एक पक्का आता है और दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि G सिलेक्ट होता है तब D सिलेक्ट मस्ट नोट भी नहीं ही होना चाहिए, तो दोनों साथ में सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ये देखिए बात यही है, एग्जैक्टली 1 अमंग G और D मस्ट बी सिलेक्टेड, लेकिन लिखने का तरीका उन्होंने बदल दिया, जिससे कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि नहीं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? ऑलराइट, चलिए लास्ट वाला डाटा देख लेते हैं। अगर D सिलेक्ट नहीं होता तो H सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये यही हो गया ना, हाँ या ना? D सिलेक्ट नहीं होता तो H को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि D या H में से एक, यही मतलब हुआ, हाँ या ना? ना, वही तो चीज़ है। लगता ऐसा है कि ये तो वही हुआ, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझते। देखिए, अगर D सिलेक्ट नहीं होता तो H होना चाहिए, पर अगर होता है, अगर D सिलेक्ट होता है तो क्या H नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा है? नहीं, हो भी सकता है। तो इसका मतलब हुआ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो D और H में से एक पक्का लेना पड़ेगा, क्योंकि D नहीं लिया तो H को लेना ही पड़ेगा, है ना? पर D को ले लिया तो H ले भी सकते हैं, H नहीं भी ले सकते। अगर D को ले लिया, H नहीं ले सकते, तो D अकेला आया एक, पर दोनों ले भी सकते हैं, यानी कि दो भी आ सकते हैं। तो देखिए सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इंटरप्रिटेशन कितना अलग अलग है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट फंडा होगा, जो भी हमारे पास ये 6 सेंटेंसेस दिए उसको इस तरह से सिंबलिकली रिप्रेजेंट करना। एक बार ये रिप्रेजेंट हो गया, फिर हम ये सेंटेंसेस देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे। ठीक है ना? हमें वो सेंटेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये 6 जो डाटा है वही अब इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कन्वर्ट किया है सिंबलिकली। ठीक है? ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चंस कि ये 6 डाटा के ऊपर से क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाए।
देखिए पहला क्वेश्चन ये बोला है कि चार की साइज का अगर टीम बनाते हैं 4 बंदों का, तो नीचे में से कौन सा मेंबर हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम सोचते चलो ऑप्शन से चलते हैं ना, क्योंकि नीचे में से कौन सा नहीं हो सकता, तो हम सब 4 की टीम बनाने जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। सोचते ऑप्शन के हिसाब से जाते, ये बोल रहा है ई नहीं हो सकता, हम ट्राई करते हो सकता है क्या, ई के साथ क्या 4 बंदों की टीम बन सकती है। देखते हैं ई की कोई कंडीशन, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो पहले तो ई लेना है तो ए ई लेना है। ओके, तो ए ई तो लेना ही पड़ेगा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही है। ठीक है, ए ई आ गया, हमें 4 की टीम बनानी है, समझ में आ रहा है, 4 की टीम, यानी 2 तो आ चुकी है, अब बाकी 2 ही लेने और बने उतने कम। अब मैं सोचता हूँ यार अगर कम लेने हैं, अब मुझे यहाँ पे देखिए 2 तो लेने ही है, यहाँ पे 1 लेना है 3, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 5 तो मिनिमम लेने हैं, है ना। पर कुछ कॉमन भी तो है, उसका फ़ायदा उठाऊंगा। देखिए वापस 5 तो मिनिमम लेने हैं, मैंने ए ई लेके सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं सोचूंगा कि अगर मुझे 4 की टीम बनानी है तो बने उतना कॉमन कंडीशन जो सेटिस्फाई करे उसको ले लूँ। फॉर एग्जांपल इस दोनों में से मैं डी को ले लूँ, अगर डी को ले लूँ तो दोनों में से 2 नहीं लेने पड़े, एक ही लिया लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना, क्योंकि इसमें जी और डी में से एक आ गया, डी और एच में से भी एक आ गया जो डी है, तो कम भी लेने हैं फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो होगी ये 2 लास्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इवन ये भी हो गई ना, ए और सी में से एक आ गया ए, उसमें भी अब दिक्कत नहीं है। एफ और जे में से कुछ नहीं लूँगा ना, दोनों साथ में नहीं ले सकते, तो मुझे तो कम टीम बनानी है, मत लेना। और ए ई डी हो गए तो दूसरा क्या ले लेंगे, कोई भी सी नहीं ले सकते, आई ले लेते हैं ना, आई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए ये 4 की टीम में बना दूँ, ई के साथ हुई ना, तो ई 4 की टीम का मेंबर हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन वायोलेट नहीं हो रही, सब कंडीशन इस टीम सेटिस्फाई कर रही है ना, ये वाली टीम सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, समझ में आ रहा है। तो ये इनोवेटिव दिमाग चाहिए, आपको खुद को ऐसा सोचना है कि ई के साथ कैसे 4 की टीम बनाई जाए। अगर आप नहीं बना सकते तो आपको लगेगा कि हाँ यार 4 की टीम में तो ई नहीं हो सकता, आपसे अगर ज़्यादा बड़ी टीम बन रही है तो आपको ऐसा होगा। तो आपका इनोवेटिव दिमाग है कि नहीं, है ना, आप समझ सकते हो कि नहीं कि मुझे यार 4 की टीम बनानी है तो कॉमन वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उसको सिलेक्ट करो। ये दिमाग आपका चल रहा है कि नहीं, वो ये लोग चेक कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ई की 4 की टीम बन गई, तो ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा है एच, तो चलो भाई एच के साथ ट्राई करते हैं। एच अगर लेना है, देखिए यानी नीचे अगर मुझे एच लेना है तो ऊपर में भी मुझे जी और डी में से एक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जी और डी में से एक अभी भी बाकी है। कुछ भी ले सकते हो भाई, जी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, चलो कोई भी कुछ भी ले लो, डी ले लेते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन तो हो गई। अब ई लेना है तो ए भी लेना है, तो मत लो ना ई को, क्यों लेंगे हम, हमें 4 की टीम बनानी है ना, मत लो ई को भाई, तेरी अगर ऐसी जिद है कि नहीं मैं ए के साथ ही आऊँगी तो रहने दे, नहीं लेना, है ना, छोड़ो उसको। ओके, फिर ए और सी में से एक लेना है। अब देखिए ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो ऊपर भी है ना यहाँ पे सी, तो सी को ले लो ना, तो ऊपर वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है। और एफ और जे में से भी 0 ले सकते तो मत लो किसी को, क्यों लेना है ना। तो एच डी सी आ गया, और ऊपर में से 2 लेना है तो कुछ एक ले लेते हैं ना, एच डी सी आ गया, किसको लेते हैं, एच डी आई को ही ले लो ना, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। तो वापस सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 4 की टीम भी हो गई और उसका मेंबर एच भी पॉसिबल है। ये तो बोल रहा है कौन सा मेंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि वो भी पॉसिबल है। तो ये इनोवेटिव आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेटरल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही बनेगा, मेरे बताने से नहीं बनेगा। ऑलराइट ना, एक और देख लेते हैं क्योंकि उन्होंने एफ़ के लिए भी पूछा है। क्या एफ़ के साथ अभी तक हमने 2 टीम बनाई थी, एफ़ नहीं आया, अगर आ गया होता ना तो मैं अब भी उसको कैंसिल कर देता, है ना, क्योंकि एफ़ के साथ 4 की टीम बन गई होती, पर नहीं बनी है तो वापस बनानी पड़ेगी। क्या एफ़ के साथ 4 की टीम बन सकती है, देखिए ये एफ़ और जे में से बोला है ना, एफ़ तो ले ही सकते हैं हम, है ना, तो ये अब जे मत लेना, है ना, अब जे मत लेना क्योंकि एफ़ और जे साथ में नहीं आ सकते, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो सी ही ले लेते हैं, है ना, सी ले लेते हैं, और भी एक लेना पड़ेगा ना, ऊपर से कोई भी ले लो ना, आई ले लो, ई नहीं ले सकते क्योंकि ई लेंगे तो फिर ए भी लेना पड़ेगा, तो ई और ए हमें 2 नहीं चाहिए, बने उतने कम लोग चाहिए, 4 की टीम बनानी है, तो एफ सी आई सब चलेगा। और इस दोनों में से अब हमें 4 की टीम बनानी है तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो डी ले लो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एफ के साथ भी 4 की टीम
पॉसिबल है ना। तो ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी आंसर नहीं है, तो आपका आंसर नन ऑफ दिस। तो और कोई तरीका नहीं था भाई। ये देखिए, ये हर एक चीज़ सोचने में आपको 30 सेकेंड मैक्सिमम लगने चाहिए, ठीक है, 20 to 30 सेकेंड। ऐसी टीम आपसे बननी चाहिए। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर आप जब खुद करते ना तो 20 से 30 सेकेंड में हर एक टीम सोच लेते हैं। क्लियर है? तो ये 20 20 20 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर A4H दोनों जिस टीम में है उस टीम की साइज नीचे में से कितनी हो सकती है? F4H तो है ही, तो मैं लिख ही देता हूँ, F और H तो है ना, दो तो है ही। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 4 में से 2 भी लेने हैं, तो मिनिमम 4 की तो हो ही जाएगी। F4H तो इसमें है नहीं, और इस 4 में से 2 लेने हैं, तो 2 और ये 2, 4 की तो मिनिमम टीम बनेगी। तो 3 की तो हो ही नहीं सकती, बात कैंसिल, 3 की टीम नहीं हो सकती। अच्छा, 4 की कब होगी? जब इस 4 में से मैं 2 लूँगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ GD जो यहाँ पे नहीं है उसमें से भी तो 1 लेना है, तो 4 से भी ज़्यादा चाहिए ना। F4H तो है ही है, 2 है, इस 4 में से 2 और इस दोनों में से 1, और F4H कहीं पे भी नहीं है और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है ना। तो 2 और 1, 3 तो और लेने ही है। 4 की टीम भी नहीं बन सकती, 5 की शायद बन सकती, जैसे हमने देखा ये 4 में से 2। अब C लेते हैं ना, क्योंकि C दोनों में कॉमन है, तो एक में C ले लूँ, एक में I ले लूँ, और GD में से 1, लेकिन DH में से भी, तो दोनों कंडीशन के लिए D ले लूँ, है ना। अच्छा, तो ये दोनों कंडीशन में से D आ गया, E लिया ही नहीं कि कोई दिक्कत आए, सब F और J नहीं लिया, और उस 4 में से भी 2 आ गए, है ना। सब कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, यानी 5 की टीम हो सकती है, ये हो सकती है। अब ये हो सकती है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर तो एक ही होगा। 5 की टीम हमने बना ली, 8 की वैसे भी नहीं हो सकती, सीधा सा हिसाब ही यहाँ दिखता ही है। 4 में से 2 लेने, यानी 2 माइनस 2 तो ले ही नहीं सकते। ये 2 में से 1 लेना है, यानी 1 माइनस, तो भाई 3 तो किसी भी तरह ले ही नहीं सकते। 10 लोग है टोटल, है ना, उसमें से 3 भूल जाओ। सीधी सी बात है कि 7 या शायद उससे भी कम टीम होगी, पर 7 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकती। 8 की टीम तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो F4H के साथ तो कैसे पॉसिबल होगी? ठीक है, सिंपल सा फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बोला है E को इंक्लूड करे ऐसी 6 बंदों की कितनी अलग अलग टीम पॉसिबल बन सकती है? भाई ये तो काफ़ी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ है ना। जैसे हमने देखा ना, हर एक सेट में एक आध क्वेश्चन टफ होता है, लेवल 1 में भी एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, E को लेना है तो पहले तो ये कंडीशन, E देन AE, यानी मैं बोलता हूँ AE तो लेना ही है, और 4 बंदे मुझे लेने हैं, टोटल 6 की टीम बनानी है। कितने तरीके से बना सकते हैं? ओके, पहले मैं सोचता हूँ कि सबकी कंडीशन है ABCHIJ, A B कहीं पे नहीं है, यानी B को मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, तो B को लास्ट में रखते हैं। B की कोई कंडीशन ही नहीं है ना, तो B को मैं रखता हूँ लास्ट में B को भी इच्छा हुई तो ले लेंगे कहीं पे, क्योंकि जितनी भी टीम बन सकती है उसमें उसको डालना तो पड़ेगा। बाकी सब तो यहाँ पे है, C D E F G H I J सब है। B की कोई कंडीशन नहीं थी, यानी B मेरे जैसा है ना, नाम ही है B के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे लेना है तो लो, ना लेना तो ना लो, मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि इसके साथ आऊँगा इसके साथ नहीं आऊँगा, है ना, कोई कंडीशन नहीं है। ओके, चलिए, तो 2 तो आ गए, A और E। अब हम सोचते हैं और क्या ले सकते हैं। चलो, हर एक कंडीशन को बारी बारी सेटिस्फाई करना है, तो अब मैं सोचता हूँ A और C में से एक तो आ ही गया A, अब C को नहीं लेना, यानी C को कर देते कैंसिल, C को पक्का नहीं लेना, ठीक है। तो C को नहीं लेना, और इस 3 में से 2 को लेना है। E तो आ ही चुका है, तो J और I में से 1 लेना है, तो दोनों ले सकते, एक बार बना देते दोनों तरीके। AEJ भी हो सकता है और AEI भी हो सकता है ना, ये हो गया। तो ये 3 कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अच्छा, ये 2 कंडीशन के ऊपर से भी कुछ सोच लेते हैं। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कॉम्बिनेशंस कौन से बन सकते हैं? एक तो दोनों में कॉमन है, वो D ले लें, D ले ले तो और कुछ लेना ही नहीं है, सोचना है D, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। या तो फिर दोनों में अलग अलग करें, यहाँ G और यहाँ H ले ले तो भी तो चलेगा, ये भी चलेगा। तो D ना लो अगर आप, तो यहाँ G और नीचे H ये ले लो तो भी चलेगा। अच्छा, लेकिन एक और भी तरीका था, D भी ले लो और H भी ले लो,
डी ले लो तो ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई, और नीचे बोला है दोनों भी ले सकते हैं तो डी और एच भी ले लो। तो ये 3 तरीके हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर भाई ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 3 तरीके से हम डील कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्योंकि 3 तरीके हैं, यहाँ पे 2 तरीके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 इंटू 2 6 अलग अलग तरीके बनेंगे। थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। वैसे हम मैथ्स में पूरा सीखेंगे, पर सीधी सी बात है, यहाँ 2 तरीके, उधर 3 तरीके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 6 तरीके। 6 तरीके यानी कि इस तरह देखिए, ए जे ए ई आई 2 तरीके हैं, तो यही 2 तरीके हम 3 बार लिख लेते हैं। ए जे ए ई आई यहाँ लिख देता हूँ, ए ई जे ए ई आई। अच्छा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ए ई जे ए ई आई। 6 तरीके। अब क्या करूँगा, ये जी एच वाला जो है वो डाल देता हूँ 2 में, जी एच, ठीक है, जी एच। एक बार डी ले लेता हूँ, डी को ले लूँ यहाँ पे, डी डी, समझ में आ रहा है। एक बार डी एच को ले लूँ, डी एच, तो डी एच हो गए ना 6 तरीके, समझ में आ रहा है। हर एक कॉम्बिनेशन 2 इसके जो ए जे ए आई थे, हर एक के साथ मैंने ए जे जी एच, ए जे डी और ए जे डी एच, ए ई आई जी एच, ए ई आई डी, है ना, और ए ई आई डी एच, सब 6 के 6 तरीके बन गए। तो ये 6 तरीके अभी बन रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये एक बाकी है ना। तो A4J में से 0 या 1 ले सकते हैं, ऑल राइट। और एक तो B भी ले सकते हैं, B की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है कि हम B तो ले ही सकते हैं। और जहाँ पे 5 है ना भाई, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 ही लेना है। तो मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ, यहाँ पे 5 आ गए, मैं सोचता हूँ या तो B ले सकता हूँ या तो F4J ले सकता हूँ। अब J आया है तो F, या तो F आया है तो J, है ना। तो मैं सोचूंगा यहाँ पे या तो B आ सकता है ना, या तो J आ चुका है तो F। अच्छा, यहाँ पे ये कितने हो गए, 6 हो गए, आया ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे J आया है तो F वैसे भी नहीं आ सकता, एक ही तरीका है ना। तो यहाँ पे ये एक तरीका, यहाँ पे तो अगर B आया है तो F ले सकता हूँ, आया ना। B आया है तो F ले सकता हूँ। J वाला ऑप्शन नीचे आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना, उसको मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। B आया है तो F ले सकता हूँ, ए ई आई जी एच तो है ही, B और F में से मैं कोई भी एक ले सकता हूँ। या तो फिर मैं अगर J लेता हूँ, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे ट्राई करते, देखिए, क्योंकि यहाँ पे J वाला आ गया है ना, तो I और J आ चुका है। तो भाई J तो आ ही चुका है, J के लिए मुझे नहीं सोचना, B और F के लिए ही सोचना है, ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। J जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था मैंने डाल चुका हूँ मैं, उसके बारे में नहीं सोचना। एक तो F के लिए सोचना है, एक B के लिए सोचना है। B और F 2 ही बचे, ये चीज़ क्लियर है। J जहाँ पे आ सकता था मैंने डाल चुका हूँ। अब कौन कौन बाकी है, F और B। F कहाँ पे आएगा, जहाँ पे J नहीं होगा। यहाँ पे J था तो F ऑप्शन ही नहीं था तो मैंने B डाला। यहाँ पे J नहीं था तो B या F दोनों ऑप्शन आ सकता है। क्लियर है। यहाँ J है तो F ऑप्शन में ही नहीं है, F ऑप्शन में नहीं है तो B ही आ सकता है। अगर B ही आ सकता है तो 6 की टीम कैसे बनेगी, 5 की टीम बनेगी, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो वापस B और F, यहाँ पे B F अब दोनों डालने ही पड़ेंगे, 4 ही है तो यहाँ पे B और F डालने पड़ेंगे। यहाँ पे B F एक ही डालना है। अब J तो है तो F नहीं आ सकता, तो एक ही तरीका B आ सकता है। यहाँ पे B F दोनों आ सकते हैं पर टोटल जगह एक की ही है, तो B ऑब्लिक F। तो अब देखिए टीम कितनी बनी, एक ये टीम, एक ये टीम, 2 है ना। ये 2 टीम, एक AEIGHB, एक AEIGHF, तो 2 ये है ना। तो ये समझना आप, यहाँ पे नंबर दे देते, 1 2, यहाँ पे 3 और 4 है ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे वापस 2 है ना, यानी 6 और 7, तो 7 टीम बनी भाई। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन था। आपको हर एक कंडीशन दिमाग में डालनी थी, कितने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये आपको सोचना था, और कोई तरीका नहीं है। पर आपके अगर प्रैक्टिस होगी तो आप ऑन द स्पॉट पक्का अच्छी तरीके से सोच पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़
हो जाएगी। क्लियर है? सिस्टेमेटिक माइंड डेवलप हो गया होगा तो ही आप ये कर सकते हो। और एक आध क्वेश्चन वो सेट में जो 4-5 का सेट होता है टफ होता ही है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो ये आएगा 7 भाई। वापस आप रिवाइंड करके पीछे जाके पूरा देख भी सकते हो। ठीक है, और कभी ना कभी आपके दिमाग से सोचो, पहले जितना खुद सोचोगे उसी तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, मेरे बताने से नहीं होगा, आपके सोचने से होगा। मैं बारी बारी यही बताता हूँ। चलिए भाई, मैं क्या हूँ भाई? पथदर्शक हूँ ना। होते क्या है, गुरु क्या होते हैं, है ना। मैं स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता, हम सीखते नहीं है। पथदर्शक, आपको एक रास्ता दिखाना, वो मेरा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, बड़ी से बड़ी टीम कितनी साइज की हो सकती है? हमने देखा था शायद 7, 8 तो हो नहीं सकता था, हमने देखा था, आगे ही देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं हो सकती, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, 3 तो वैसे ही नहीं है, तो 7 या शायद 6 भी हो, क्या पता। एक बार सब कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ज़्यादा पता चलेगा। हम बने उतनी ट्राई करते बड़ी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बोली है, बने उतने ज़्यादा को इंक्लूड करने की ट्राई करते। तो क्या करेंगे, सी को तो लेंगे ही नहीं, जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन को ले लेंगे तो कम में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे करेंगे ए लेना है, ई बी ले लेते हैं, है ना। अरे क्या हुआ भाई? ओके, ठीक है, ए ले लिया यहाँ पे आपने, है ना, ई ले लिया यहाँ पे। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जे और आई में से किसी भी एक को लेना है, तो एक काम करो ना, जे को मत लो, क्योंकि जे लोगे तो वापस एफ नहीं ले सकते, हमें बने उतना बड़ा लेना है, तो आई ले लो और एफ ले लो, है ना, बने उतना ज़्यादा लो। अब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए ज़्यादा क्या ले सकते थे? डी एच दोनों ले सकते थे, या तो जी एच दोनों ले सकते थे, याद है आपको? जी एच ले लो, डी एच ले लो, पर दोनों ले लो, है ना। तो जी एच ले लो, चलो कोई भी, या डी एच ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। और तो कोई कंडीशन उनकी है नहीं। ठीक है, तो 6, हाँ या ना, कि 7, हमने तो 7 सोचा था, तो 7 आएगा, या फिर अभी हम सब कंडीशन देखते हैं तो 6 ही आ रहा है। देखिए एक चीज़, वापस वही चीज़, इसमें किसकी कंडीशन नहीं है? बी के बारे में कोई कंडीशन है ही नहीं, तो बी को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, लेकिन बड़ी टीम बनानी है तो लो ना, बी को भी ले लो, तो ये टीम बन सकती है ना भाई। कोई कंडीशन में दिक्कत है? एफ और जे साथ में नहीं आ रहे, इसमें ई और आई आ रहे हैं, हाँ या ना। बाकी कोई आई और सी नहीं, सॉरी जे और सी नहीं आ रहे, है ना। एफ जे में से एक ही आया है, ए सी में से एक ही आया है, समझ में आ रहा है। तो सब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका आंसर 7 आ रहा है, यानी 7 की लार्जेस्ट टीम पॉसिबल है। सिंपल है। सो आई होप इट वॉज कम्फर्टेबल एंड आई रियली होप यू एन्जॉयड द लेक्चर। देखिए, आपका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम के फोकस से पढ़ो, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर आप कैट कर रहे हो तो पक्का इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल आएगा। नॉर्मल, स्नैप, एनमेट के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। सीमेट कर रहे हो तो ठीक ठाक आ सकता है, और बैंक या स्टाफ सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसमें भाई ज़्यादातर कम आते, बहुत कम है चांसेस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये एटलीस्ट लेवल 1 कर लेना, जिससे कि आपका माइंड एकदम डेवलप हो जाए। और यू शुड बी ओपन, क्या पता एग्जाम में कल कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आए, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया है तो आपको वहाँ पे सरप्राइज नहीं मिलेगी, आपके कॉम्पिटिटर घबराएंगे, आप उसको करके लाओगे। ठीक है, सो आई होप यू रियली एंजॉयड द लेक्चर। देखिए, अभी तक हमने लेवल 1 के हर एक डाटा अरेंजमेंट एंड पजल्स के जितने भी 7 टाइप थे, हर एक क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, जितने भी टाइप्स थे हर एक के लेवल 1 क्लियर है। लेवल 2 हम कभी भी पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, लेकिन 11 लेक्चर्स में मैंने पूरा लेवल 1 पूरा आपको करा के दिया है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो फटाफट भाई कर दीजिए इसको लाइक, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में फटाफट इसको कीजिए शेयर। और मेरा यूट्यूब चैनल का अगर आपका सब्सक्रिप्शन बाकी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई वहाँ पे भी मैंने वीडियो के लिंक में, है ना, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि यू वुड बी द फर्स्ट टू वॉच माई ऑल न्यू वीडियोज़। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग।